समाजवाद जो है ये प्रतिक्रिया था, रिएक्शन में आया था किसके? पूंजीवाद के। किसके? पूंजीवाद का रिएक्शन था। यानी सोशलिज्म इज द जस्ट इज द रिजल्ट एंड रिएक्शंस ऑफ द कैपिटलिज्म। सोशलिज्म जो आया था वो किसके रिएक्शन में आया था? कैपिटलिज्म के रिएक्शन में आया था। पूंजीवाद, समाजवाद को समझने के पहले थोड़ा सा पूंजीवादी व्यवस्था को समझ लिया जाए। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, कैपिटलिस्ट चीजें क्या है। मेन कंसर्न हमारा जो प्रियम्बल में है वो समाजवाद का है, तो इस पे बहुत जाऊंगा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा एक बिग बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं कि पूंजीवादी है क्या। कौस्तुभ स्टार्ट कर दीजिए। समाजवाद, ये वर्ड सोशलिज्म जो है वो आपके प्रियम्बल में नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे ऐड किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और इस एक्ट की सेक्शन 2 के द्वारा 3 वर्ड्स जुड़े गए थे आपके प्रियम्बल में। सेक्शन 2 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आपका सोशलिज्म या सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी और सेकुलर 3 वर्ड्स आया था आपके प्रियम्बल में। मैंने आपको बताया था कि पूरी प्रियम्बल में आज तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, और उस एक्ट के सेक्शन 2 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, सोशलिस्ट स्टेट। और ये जो आपका सोशलिज्म है, समाजवाद है, ये पूंजीवादी व्यवस्था का क्या था? प्रतिक्रिया थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो प्रतिक्रिया थी वो आपकी क्या थी? समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी के पहले थोड़ा सा कैपिटलिज्म को समझ लिया जाए। कैपिटलिज्म जो है ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड था, और ये क्लासिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था आपका। क्लासिकल इकोनॉमिक आप लोगों ने पढ़ा है। क्लासिकल इकोनॉमिक जो है कॉन्सेप्ट था। क्लासिकल इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट था वो एडम स्मिथ ने दिया था। फादर ऑफ इकोनॉमी किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। और इन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में बात करी। कैपिटलिज्म जो है वो लेजर्स फेयर के कॉन्सेप्ट पर, लेजर्स फेयर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लेजर्स फेयर का मतलब कि ये बेस्ड होगा ओपन मार्केट पर, यानी फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन मार्केट। लेजर्स फेयर का कॉन्सेप्ट क्या है? अहस्तक्षेप की नीति क्या थी कि सरकार जो है आपकी अर्थव्यवस्था में न्यूट्रल रोल प्ले करेगी, तटस्थ रहेगी, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो ओपन मार्केट पर बेस्ड होगा। ओपन मार्केट यानी इस पर स्टेट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ये जो व्यवस्था है ये इंडिविजुअलिस्टिक है। किस पर डिपेंड है? इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी इंडिविजुअल्स के बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स पर काम करती है। किसके इंटरेस्ट में काम करती है? इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में काम करती है। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पर, उनके बेनिफिट्स पर काम करती है। लेजर्स फेयर का कॉन्सेप्ट है स्टेट जो है यहां पे न्यूट्रल है, यानी बिजनेस में जो रोल होगा वो किसका होगा? इंडिविजुअल्स का। और इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसके इंटरेस्ट पर काम करेंगे? अपने इंटरेस्ट पर काम करते हैं, बेनिफिट्स पर काम करते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का वो किसका है? लेजर्स फेयर का। पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे कि कैपिटलिज्म में 3 चीजें हैं। एक तो कैपिटलिस्ट है, दूसरा कंज्यूमर है, और तीसरा वर्कर्स हैं।
कौन है? वर्कर्स। यानी यहां पे क्या इन्वॉल्व है? कैपिटल। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या चाहिए आपको? कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। क्या चाहिए? लेबर। कैपिटल, लैंड एंड लेबर। ये कैपिटलिस्ट के पास क्या है? कैपिटल है, पूंजी है। वर्कर्स क्या दे रहे हैं? लेबर देते हैं, श्रम देते हैं, परिश्रम देते हैं। और ये कहता है कि इनके बीच में एक नेचुरल कोहेरेंस है। यानी कैपिटलिस्ट स्टार्टिंग में कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में क्या है? एक कोहेरेंस है। ये अपने आप जो है स्वतः चालित प्रक्रिया होती है। यानी कैपिटलिस्ट अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और वो लेबर को लेकर के अपना विकास करेगा। अर्थव्यवस्था क्या करेगी? यहां पे इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। यहां पे ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। कैपिटल, जो कैपिटलिस्ट है वो किस पर डिपेंड है? इनका जो प्रोडक्शन होगा उसे कौन यूज करेगा? कंज्यूमर। इससे प्रोडक्शंस में किसकी जरूरत है? वर्कर्स की जरूरत है, इनके लेबर की जरूरत है। तो यहां पे इनका और इनका जो इंटरेस्ट है वो क्या है? एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। यहां पे अभी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। तो पहली चीज जो थी वो लेजर्स फेयर थी, और दूसरी जो चीज थी ये नेचुरल कोहेरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट और एमंग्स द कैपिटलिस्ट, कंज्यूमर एंड वर्कर्स। यानी कंज्यूमर, और ये जो ओपन मार्केट की बात कर रहा हूं, ये ओपन मार्केट क्या है आपकी? ओपन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? डिमांड एंड सप्लाई। कैपिटलिज्म में, पूंजीवादी व्यवस्था में, ये मार्केट जो आपकी चल रही है, रन कर रही है, वो किस पर डिपेंड कर रही है? आपके डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। डिमांड एंड सप्लाई, यानी सप्लाई, डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड कम होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी यहां पे जो प्राइस कंट्रोल होगा वो किस पर डिपेंड करता है? ये डिमांड एंड सप्लाई पर। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में प्राइस क्या हो जाएगी? हाइक कर जाएगी। यदि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऐसी स्थिति में प्राइस क्या हो जाएगी? प्राइस आपकी कम हो जाएगी। बोलिए, तो यहां पे जो मार्केट प्राइस है किसी भी गुड्स की, जो आपकी कमोडिटीज की जो प्राइस है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट। कौन डिसाइड कर रहा है? एक इनविजिबल हैंड्स है, और वो इनविजिबल हैंड्स कौन है? डिमांड एंड सप्लाई का। किसका है? ये कैपिटलिज्म है। यहां पे प्राइस कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, और ये मैकेनिज्म जो बना हुआ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? आपका डिमांड एंड सप्लाई पर हो रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पे इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करा हुआ है, डिमांड ज्यादा बड़ी है तो लेबर की प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, और प्रोडक्शन ज्यादा है तो यहां पे इन्हें लेबर अधिक चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इनकी निर्भरता जो है वो किस पर डिपेंड है? वो लेबर पर है। किस पर है? लेबर पर है। तो ये इनके और इनके बीच में क्या है? एक कोहेरेंस है, एक एग्रीमेंट है। क्या है? एक एग्रीमेंट है। और यहां पे अभी तक की जो कैपिटलिज्म की व्यवस्था है, वहां पे कैपिटलिस्ट और वर्कर्स और कंज्यूमर के बीच में क्या है? नेचुरल कोहेरेंस है। ये एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है अभी, ये व्यवस्था अभी भी एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है, और ये स्मूथली रन कर रही है। कैसे कर रही है? स्मूथली रन कर रही है। ये जो बातें बता रहा हूं आपको, ये कहां की व्यवस्था है? ये आपकी कैपिटलिज्म की। कहां की व्यवस्था है? कैपिटलिज्म की व्यवस्था है। अब देखिए, अब आप ये जानते हैं कि आपके यहां क्या स्टार्ट हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या स्टार्ट हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। यानी आपके यहां औद्योगिकरण आ गया, और औद्योगिकरण जब आया, इंडस्ट्रीज आपके यहां का मतलब वर्ल्ड लेवल की बात मैं कर रहा हूं। यानी यूरोप में या वेस्ट में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने से क्या बनने लगी? मशीन आ गई। क्या आ गई? मशीन आ गई। और मशीन ने किसको रिप्लेस कर दिया?
किसको? रिप्लेस कर दिया लेबर को। अब बताइए, यानी जहां पे 100 लेबर की जरूरत थी, अब वहां पे एक मशीन पर्याप्त है? बोलो भाई। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मशीन को किसको रिप्लेस कर दिया? लेबर को। अब यहां पे जरा देखिए कि ये जो कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट, अब ये लेबर, इनके बीच में क्या हो गया? अब गैप होने लगा। कहने का मतलब लेबर की डिमांड कम हो गई, लेबर की डिमांड कम हो गई। ऐसी स्थिति में लेबर के साथ ये बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया। कैपिटलिज्म की व्यवस्था में आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ये जो कैपिटलिस्ट थे वो लेबर के साथ क्या करने लगे? बार्गेनिंग स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आसानी से उन्हें लेबर क्या होने लगे? मिलने लगे। और लेबर जो मिलने लगे वो किस पर मिलने लगे? ये कैपिटलिस्ट की शर्तों पर मिलने लगे। यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आई डोंट हैव एनी वर्क एनी जॉब, तो मुझे कुछ भी दे दीजिए आप। बोलिए, तो ऐसी स्थिति में जो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट था वो किसके पास जाने लगा? किसके पास? कैपिटलिस्ट के पास जाने लगा। और ये जो लेबर्स होने लगे, इनका जो इंटरेस्ट था इनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इन्हें मिलना बंद हो गया। अब ये बार्गेनिंग के पोजीशन पे नहीं थे, अब ये किस पर थे? ये कैपिटलिस्ट की टर्म एंड कंडीशंस पर थे। यहां से लेबर का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। लेबर्स के क्या स्टार्ट हो गए? एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। यानी इनके द्वारा जो लेबर किया जाता था, मान लीजिए कि इनके द्वारा कोई चीज क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया, प्रोडक्शन दिया गया है, तो इस प्रोडक्शन में लेबर किसका लगा हुआ है? श्रम कहां से आया हुआ है? आपके वर्कर्स से आया हुआ है। उसका बेनिफिट किसके पास जा रहा है? कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है। उसका एक लिस्ट शेयर जो है वो किसके पास आ रहा है? लेबर के पास आ रहा है। तो मनी का जो एक्युमुलेशन होने लगा वो किसके पास होने लगा? कैपिटलिस्ट के पास। और इनकी जो स्थिति है वो क्या होने लगी? कम होने लगी। यानी ये कमजोर होते चले गए। लेबर्स क्या होने लगे? कमजोर होते चले गए। और जो धनिक थे आपके, जो कैपिटलिस्ट थे, वो क्या होने लगे? बढ़ने लगे। ये व्यवस्था क्या पैदा कर दी? देयर इज अ गैप, देयर इज अ ट्रेंच बिटवीन द लेबरर एंड कैपिटलिस्ट। बात समझ रहे? यानी इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई, वर्स टू वर्सन। और इनकी जो स्थिति थी वो क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे आ गए। बोलिए, अब देखिए, मान लीजिए कि कोई गुड्स बनाया है और वो 50 रुपए का, कितने का? 50 रुपीज का है, 50 रुपए का है। तो ये जो 50 रुपए है, इस 50 रुपए पे इन्होंने कितना रख लिया अपने पास? मान लीजिए कि 45 रख लिया। कितना? आर्यस किसके पास चला गया? 45 इनके पास। 5 रुपए किसके पास आ गया? लेबर के पास आ गया। बात समझ रहे ना? मैक्सिमम जो मनी का एक्यूमुलेशन हुआ वो किसके पास हो गया? कैपिटलिस्ट के पास हो गया। बोलिए, अब इस 45 का अब वो फिर क्या करने वाला है? इन्वेस्टमेंट करने वाला है। बात समझ पा रहे हैं आप? और इसका यदि 45 का वो फिर इन्वेस्ट करेगा तो फिर से नए लेबर को हायर करेगा। बोलिए, अब वो नए लेबर को भी क्या करने वाला है? एक्सप्लॉइट करने वाला है। तो कहने का मतलब कि लेबर के प्रोडक्शन से जो मनी एक्युमुलेट हो रही है उससे तो उसका नुकसान हो ही रहा है, और उसके साथ साथ जो उसका बेनिफिट और इंटरेस्ट है उसका यूज वो क्या कर रहा है? अदर लेबर्स के एक्सप्लॉइटेशन में भी लगा रहा है। मेरी बात आप समझ पाए? क्लियर हो गई बात? नहीं हुई? तो ये जो व्यवस्था थी ये क्या थी आपकी? ये व्यवस्था आपकी कैपिटलिज्म की थी। किसकी थी? पूंजीवादी व्यवस्था की थी। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इफेक्ट और इंपैक्ट था वो आपने देख लिया। पहला मैंने आपको क्या बताया? किस पर ये बेस्ड था? आपका लेजर फेयर के कॉन्सेप्ट पर। स्टेट जो होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। प्राइस कंट्रोल कौन करेगा? मार्केट करेगी। मार्केट किस ग्राउंड पर करने वाली है? डिमांड एंड सप्लाई पर करने वाली है। यहां पे ये जो डिमांड एंड सप्लाई चल रही है वो इनविजिबल है। क्या है आपकी? इनविजिबल है। स्टेट का यहां पे प्राइस कंट्रोल करने का कोई रोल नहीं है। तो इनिशियली जो आपका अर्ली स्टेज था कैपिटलिज्म का वो ठीक था, लेकिन आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कैपिटलिज्म का सिस्टम बना, जो डेवलप हुआ, वो क्या हो गया? आपका एक्सप्लॉइटेटिव हो गया। क्या हो गया? एक्सप्लॉइटेटिव हो गया। किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है? लेबर्स को।
लेबरर्स को, यानी जो इनिशियली जो अर्ली फेज में कैपिटलिज्म में कंज्यूमर का, कैपिटलिस्ट का और लेबर का या वर्कर्स का जो कोहेरेंस था वो क्या होने लगा, समाप्त होने लगा, क्योंकि वर्कर्स और लेबर्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए गए किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। क्लियर हो गई बातें। तो अब ऐसी स्थिति में जो कैपिटलिज्म की व्यवस्था थी ये क्या करने लगी, ये अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर दी और वेल्थ का क्या होने लगा, एकोमुलेशन होने लगा। यानी कुछ लोगों के बीच में क्या होने लगा, एकोमुलेशन होने लगा, और जिनके पास पैसे नहीं थे, जो लेबर क्लास था, वो क्या होते गए, वो धीरे से बदतर होते चले गए, यानी पोजीशन उनकी खराब होती चली गई। अब देखिए इसी के रिएक्शन में पैदा हुआ कौन, कार्ल मार्क्स। कौन आया, कार्ल मार्क्स। ये जो कार्ल मार्क्स थे ये कैपिटलिज्म के धुर विरोधी थे। किसके विरोधी थे, कैपिटलिज्म के धुर विरोधी थे, एंटागोनिस्टिक। बात समझ पा रहे हैं? ये कार्ल मार्क्स ने किसका कॉन्सेप्ट दिया, इसने कहा कि ये जो कैपिटलिज्म की व्यवस्था है वो क्या है, एक्सप्लॉइटेटिव है। कैसा है आपका, एक्सप्लॉइटेटिव। इसके पहले, कार्ल मार्क्स के पहले ये जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, ये सोशलिज्म की व्यवस्था कहलाती है, कम्युनिज्म की व्यवस्था कहलाती है। और मैं इसके एक फेज पहले आ जाऊं तो इसी को क्या कहा जाता है, प्री सोशलिज्म। क्या, प्री सोशलिज्म फेज, या अर्ली, क्या हो गया आपका, अर्ली सोशलिज्म का फेज था। यानी सोशलिज्म, समाजवाद आने से पहले कौन सी व्यवस्था आई आपकी, प्रारंभिक या पूर्व समाजवाद की व्यवस्था आई। और पूर्व समाजवाद की जो व्यवस्था थी वो क्या थी आपकी, यहां पे बताया गया कि क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन। किसके बीच में, जो आपके मटेरियल रिसोर्सेस हैं, क्या होना है, यानी कोऑपरेशन होगा किनके बीच में, और को शेयर्स होगा। क्या होगा, कोऑपरेशन एंड को शेयर्स अमंग द मटेरियल एंड फिजिकल रिसोर्सेस, एंड विच इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाए। किसके बारे में बात कर रहा है, मटेरियल रिसोर्स के बारे में, मटेरियल रिसोर्स। बोलो भाई। और इस बात को कौन कहा है, रॉबर्ट ओवेन। किसने, रॉबर्ट ओवेन। तो रॉबर्ट ओवेन ने सोशलिज्म वर्ड्स को पहली बार कॉइन किया था। रॉबर्ट ओवेन जो थे, इन्होंने पहली बार समाजवाद शब्द की बात करी, और ये क्या कहते हैं, को शेयर एंड कोऑपरेशंस। ठीक है, जो भी आपके मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन पर क्या होगा, मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं आपका, उनका को शेयर्स होना चाहिए, लोगों के बीच में उनका क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, शेयर्स होना चाहिए। किसके बीच में, लोगों के बीच में, कैपिटलिस्ट जो हैं और उनके लिए। देखिए अब मैंने आपको बता दिया कि कैपिटलिज्म की जो व्यवस्था थी, कैपिटलिज्म में जो लेबर्स थे उनकी जो पोजीशन थी वो क्या होने लगी, पोजीशन जो थी वो क्या होने लगी, वर्सन कंडीशंस में थे। तो प्री सोशलिज्म की व्यवस्था ये कहती है कि भाई ऐसा है कि अब स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये आपकी कैपिटलिज्म है, और कैपिटलिज्म जो है इसमें क्या है, स्टेट न्यूट्रल है। क्या होता है स्टेट, इसमें इसे नाइट वॉचमैन किस कैसी भूमिका निभानी चाहिए, नाइट वॉचमैन की भूमिका निभानी चाहिए। कैसा, नाइट वॉचमैन या वॉचडॉग की भूमिका में होना चाहिए स्टेट को। यहां पे लेजस फेयर के कॉन्सेप्ट पर यह बेस्ड है। सिर्फ स्टेट का जो काम है वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। यानी आप उस इकोनॉमिक सिस्टम में, उसकी इकोनॉमी में आप पार्टिसिपेट मत करिए, न्यूट्रल रहिए। ये कैपिटलिज्म कह रहा है। जबकि ये जो प्री अर्ली स्टेज है आपका सोशलिज्म का, ये क्या कह रहा है कि नहीं, स्टेट को क्या होना चाहिए,
वो आगे आना चाहिए, क्या करेगा, कम्स फॉरवर्ड टू इंप्रूव एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द लेबरर्स। ये स्टैंडर्ड्स, जो लेबरर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम करना चाहिए वो किसको करना चाहिए, स्टेट को करना चाहिए। और स्टेट यदि कोई काम करेगा, कोई फंक्शन करेगा, तो फंक्शन के लिए उसे क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। और ये पैसा उसे कहां मिलने वाला है, अब ये पैसा उसे कहां से लेना है, यहां से लेना है, इनके ऊपर टैक्स इंपोज करके लगाना है, मटेरियल रिसोर्सेस जो हैं उनका शेयर्स करना है। इसके लिए स्टेट क्या करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। स्टेट क्या करने वाला है, पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं इनके ऊपर क्या इंपोज कर देगा, टैक्स। इनसे जो पैसा आने वाला है वो किसके लिए काम करने वाला है, वेलफेयर ऑफ द लेबर्स, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनकी डिसेंट लाइफ को अपग्रेड करना है, उनके वेजेस को बढ़ाना है। इसके लिए स्टेट जो है वो क्या करेगा, फ्रंट पे आएगा, काम करेगा। मेरी बात आप समझ पाए। तो ये जो व्यवस्था थी वो क्या थी, यहां पे बताया गया कि क्लास कोऑपरेशन होगा। क्या होगा, क्लास कोऑपरेशन। यानी क्लास कोऑपरेशन क्या, कैपिटलिस्ट और लेबर्स के बीच में क्या हो, कोऑपरेशन हो। यानी कोऑपरेशन किस बात का, कि भाई इतना पैसा आपने बचा के रख लिया हुआ है, उसका कुछ भाग एज अ टैक्स आप पे करिए, जिससे इनकी लाइफ क्या हो जाए, इंप्रूव कर जाए, अपलिफ्ट कर जाए। मेरी बात आप सोच पाए। ये क्या था आपका, ये कोऑपरेशन था, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अर्ली सोशलिज्म की व्यवस्था थी, इसके बाद कौन आता है आपका, कार्ल मार्क्स। कौन आया है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो क्लास कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, ये क्लास कोऑपरेशन क्या है, क्लास कोऑपरेशन इज अ फ्लॉट कॉन्सेप्ट। ये अपने आप में क्या है, एक गलत अवधारणा है। कैसा कॉन्सेप्ट है ये, फ्लॉट कॉन्सेप्ट, फ्लॉ है इसमें, गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहां पे क्लास का कोऑपरेशन नहीं है। चाहे जिस जगह पे आप देखेंगे, जो सोसाइटी और जो सिविलाइजेशन है वो रिजल्ट है किस बात का, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। किसका, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल। यहां पे क्या है आपका, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। उन्होंने कहा यार कहां की बात कर रहे हैं आप क्लास कोऑपरेशन की, हर समाज को और हर सभ्यता को देख लीजिए, तो उसकी जो निर्मिति हुई है वो किससे हुई है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट से हुई है। यानी हर क्लास जो है वो दो में बटा हुआ है, पुअर एंड रिच, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स, फ्यूडलिस्टिक्स और आपके पीजेंट्स। यानी कोई भी वर्ग आप उठा करके देख लीजिए, वो यानी ऑपरेशर और ऑपरेस्ड। कोई भी समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, एक तो शोषक समाज है और दूसरा कौन सा है आपका, शोषित समाज है। तो उसने क्या कहा कि आप क्लास कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, क्लास कोऑपरेशन अपने आप में गलत अवधारणा है। हर समाज जो है उनमें क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, और जो कि नेचुरल है। क्या है, नेचुरल है। तो इन्होंने दो क्लास की बात करी। एक तो किसकी बात करी, पहली जो क्लास थी वो क्या थी आपके, बुर्जुआज थी, जिसे उन्होंने क्या कहा, सर्वशक्तिशाली जो हैं आपके कुछ लोग हैं जिनके पास क्या है, पैसे हैं। और दूसरा क्या है आपका, प्रो टेलियरिटेट, बोलो भाई, यानी सर्वहारा। क्या है, सर्वहारा। एक तो बुर्जुआइज उन्होंने कहा और दूसरा क्या कहा उन्होंने, सर्वहारा। बात समझ पाए आप। तो उन्होंने कहा कि ये जो क्लास है ये क्लास दो में बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है, दो चीजों में बटा हुआ है। पहला पहला क्या है, पहला जो बुर्जुआइज है, ठीक है ना, बुर्जुआइज कहा जाता है। और दूसरा क्या है, किसमें, प्रो लेटरिएट, प्रो लेटरिएट में बटा हुआ है। तो दो, जिसको सर्वहारा कहा जाता है। सर्वहारा कौन है, लेबर क्लास। कौन है, लेबर क्लास। और जो बुर्जुआइज है वो कौन है, थोड़े से लोग हैं जिनके पास क्या है, वेल्थ का एक्यूमुलेशन है, जिसके पास कैपिटल है, और जो आपके सर्वहारा लोग हैं। मैक्सिमम नंबर किसका है, आपका सर्वहारा का। तो उन्होंने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था है, जो ये आपकी बात कर रही है, कोऑपरेशन की बात कर रही है, ऐसा कोऑपरेशन है ही नहीं है। यहां पे हर क्लास में क्या होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। पहली चीज क्या होगा कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर ही टिका हुआ है हर समाज। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने फ्यूडलिज्म व्यवस्था देखा है,
फ्यूडलिज्म सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था जो जमींदारी व्यवस्था थी आपके यहां एक, और दूसरा कौन है आपके किसान। बोलिए इनके और इनके बीच में कंफ्लिक्ट है कि नहीं है, यानी फ्यूडलिज्म और पीजेंट के बीच में है, किसके बीच में है, लैंडलॉर्ड और किसके बीच में, किसानों या टेनेंट्स के बीच में क्या है, कंफ्लिक्ट है, हर समय वहां पे क्या हुआ है, कंफ्लिक्ट है। बोलो भाई, रिच और किसके बीच में कंफ्लिक्ट है, पुअर्स के बीच में, किसके बीच में, रिच एंड पुअर्स के बीच में कंफ्लिक्ट है। बोलिए एक इसमें क्या है, जो इसके पास कैपिटल है, जिनके पास क्या है, धन है, वो एरिस्टोक्रेसी जिसके पास है वो क्या है, आपके ऑपरेसर हैं, और ये क्या करते हैं, दूसरा कौन सा है आपका, ऑपरेस्ड है। ऑपरेस्ड जो है उनकी संख्या ज्यादा है, ऑपरेस्ड जो है उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। बात समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए, बोलिए। तो इन्होंने क्या कहा, लगातार इन्होंने इसका विरोध करा कि जो कैपिटलिस्ट जो व्यवस्था है वो इनके वेलफेयर के लिए काम कर ही नहीं सकती, किसके लिए वेलफेयर के लिए काम नहीं कर सकती है, वो ऑलवेज किसके लिए काम करेगी, अपने लिए काम करती है, अपने इंटरेस्ट में काम करती है, ये मार्केट प्राइस पर डिपेंड है, ये इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जबकि सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है आपका, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। किस पर काम कर रही है ये, कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट की थॉट्स है वो किस पर काम करती है, वेलफेयर पर काम कर रही है। किस पर काम कर रही है, वेलफेयर की। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म क्या है कि यहां पे जो वेल्थ है, जो एक्युमुलेशन है, जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका क्या होना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। जस्टिफाइबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसके बीच में, लोगों के बीच में, और इस तरीके से न्यायोचित वितरण हो कि सभी को उसका क्या मिले, हित मिले, सभी को उसका फायदा मिले। मेरी बात आप समझ पाए। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी सोशलिस्ट थॉट है। क्या थॉट है, सोशलिस्ट थॉट्स है। तो सोशलिस्ट थॉट्स में ही क्या आया है आपका, कार्ल मार्क्स, और ये जो थॉट्स लेकर के आता है इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिस्ट थॉट्स। क्या कहा जाता है, तो कम्युनिस्ट जो है, देखिए ये आपका क्या है, सोशलिज्म है, इसमें क्या है आपका, ये मार्क्सिज्म है, या इसी को कम्युनिज्म कहा जाता है, कम्युनिस्ट थॉट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कम्युनिस्ट थॉट। तो सोशलिज्म जो है एक बड़ा थॉट है, क्या है, सोशलिज्म। और सोशलिज्म में कौन है आपका, कम्युनिस्ट थॉट है। और कम्युनिस्ट में तीसरा जो है वो कौन सा है, कम्युनिज्म है। कौन है, मेरी बात आप समझ पाए। पहला समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद। बात समझिएगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका ये मार्क्सवाद है, ये क्या है, ये साम्यवाद, ये समाजवाद है। क्या है, साम्यवाद नहीं समाजवाद। बात समझ पाए। तो मार्क्सवाद, समाजवाद। तो समाजवाद मैंने आपको बताया, समाजवाद क्या है, ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध। किसके विरुद्ध काम कर रहा है, पूंजीवादी। तो आप यहां पे देखिए जरा, समाजवाद ये आपका कौन हो गया, समाजवाद। समाजवाद क्या कह रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ये आपका जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सवाद जो है, ये किसके लिए काम कर रहा है, समाज के लिए। दोनों में सिमिलरिटी है, किसके लिए काम हो रहा है, सोसाइटी के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ये भी थॉट्स है और ये भी थॉट्स। दोनों में फर्क क्या है, समाजवाद में और मार्क्सवाद में फर्क क्या है, कि ये जो मेथड्स लेना चाहते हैं, समाजवाद जो ले आना चाहते हैं, उनके तरीकों में अंतर है। किसमें, उनके मेथड्स में अंतर है। ये जो समाजवाद है और इनका जो समाजवाद है, ये समाजवाद रेवोल्यूशन से आएगा। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि ये कैसे आएगा, ये रेवोल्यूशन से आने वाला है। और उसके लिए मार्क्स क्या कहते हैं, तो पहला थॉट्स मैंने बता दिया क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। अच्छा, ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इससे आपका क्या बना है, सर्वहारा। क्या बना है, सर्वहारा। अब ये सर्वहारा जितना इनका क्या होना होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। बोलिए, जितना ज्यादा इनका क्या होने वाला है, एक्सप्लॉइटेशन होगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कैपिटलिज्म किस पर काम कर रहा है, आपके एक्सप्लॉइटेशन पर। यह व्यवस्था ही एक्सप्लॉइटेटिव है, इसका कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है, ये कभी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर ही नहीं सकता है। तो आपका क्या करेगा, वो आपका एक्सप्लॉइटेशन करेगा। यानी कैपिटलिज्म इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइटेशन और एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम।
को फॉलो करता है, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो इनका यदि एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो यहां पे क्या होगा, इनका सेल्फ एलिनेशन होगा। क्या होने वाला है, सेल्फ एलिनेशन होने वाला है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? सेल्फ एलिनेशन का मतलब कि उसका अपने से ही बिलगाव होने वाला है। क्या होने वाला है, कैसे? मान लीजिए कि आपकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार आपने कार्य किया। क्या किया, आपने कार्य किया, और उसके एवज में बेनिफिट्स जो मिल रहा है वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहा है, वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहा है। मेरी बात आप समझ पाए? ये बेनिफिट्स किसके पास जा रहा है? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होने वाला है, सेल्फ एलिनेशन होने वाला है, यानी आत्मविरक्ति होने वाली है। मेरी बात आप सोच पा रहे हैं? आज की डेट में बहुत पढ़े लिखे लड़के ऐसे टहल रहे हैं, एमएससी कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, और जाकर के क्या कर रहे हैं, 4,000 रुपए में, 8,000 रुपए में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया इंटर कॉलेज में। बोलिए, उनकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। ये पैसा किसके पास जा रहा है, विद्यालय के पास जा रहा है। बोलिए, तो ऐसी स्थिति में उनमें क्या होने वाला है, विलगाव होने वाला है, अपने से ही उनमें विरक्ति पैदा होने वाली है। मेरी बात आप सोच पाए? सेल्फ एलिनेशन, जितना ज्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उतना ही वो क्या होने वाला है, उसका सेल्फ एलिनेशन होने वाला है। और ये जो सेल्फ एलिनेशन है ये क्या कर, यहां पे क्या ले आने वाला है, ये आपका क्लास कॉन्सियसनेस क्रिएट करेगा। क्या करने वाला है, मेरी बात आप समझ पाए? ये क्लास कॉन्सियसनेस जब आ जाएगी इनके बीच में, ये जो नक्सलिज्म की जो व्यवस्था है आपने देखा है ना, यही है। नहीं समझ पाए आप? यानी उनका आपने एक्सप्लॉयटेशन किया, वो अपने आप को अलग थलग पाने लगे, और अलग थलग पाने लगे तो सारे लोगों ने एकत्रित होकर के यानी क्लास कॉन्सियसनेस क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट करा, क्लास कॉन्सियसनेस क्रिएट किया, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और जो बुर्जुआइज हैं आपकी उनकी संख्या मुट्ठी भर है। मेरी बात आप समझ पाए? अब यदि इनके अंदर ये आपका वर्ग चेतना विकसित हो गई तो वर्ग चेतना इन्हें कहां लेके जाएगी, ये रेवोल्यूशन की तरफ। कहां पे, रेवोल्यूशन। और यदि ये रेवोल्यूशन करेंगे तो रेवोल्यूशन करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये किसको रिप्लेस करेंगे, बुर्जुआइज को। किसको करने वाले हैं, ये बुर्जुआइज को खत्म करेंगे। किसको खत्म करेंगे, जो कैपिटलिस्ट हैं। कैपिटलिस्ट को क्या करने वाले हैं, ये खत्म करने वाले हैं। खत्म करने का मतलब उनकी व्यवस्था को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके थॉट्स को, उनके चिंतन को, सबको क्या करने वाले हैं, ये समाप्त करने वाले। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ है कि आपने कैपिटलिज्म में ज्यादा से ज्यादा मोर एक्सप्लॉयटेशन, मोर सेल्फ एलिनेशन, और मोर सेल्फ एलिनेशन किसकी तरफ उन्हें ले जा रही है, क्लास कॉन्सियसनेस की तरफ। और क्लास कॉन्सियसनेस कहां पे लेके जा रहा है उन्हें, डायरेक्ट एक्शन के लिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के लिए। किसके लिए, डायरेक्ट एक्शन के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन चलाया था आपका। बोलो भाई, इसका मतलब क्या करना है, कि मार्क्स क्या कहता है कि सारे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाए, लेबर्स, वो सारे के सारे एकत्रित हो जाए। क्या हो जाए, सारे के सारे एकत्रित हो जाएं। और सारे के सारे एकत्रित हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। मेरी बात आप समझ पाए? तो ये जो क्लास कॉन्सियसनेस है ये किसका रूप लेने वाली है, रेवोल्यूशन का। और इस रेवोल्यूशन को क्या करना है, अब इसका निर्यात करना है। क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ये कहां पे, किसी एक क्षेत्र विशेष में हुई होगी, किसी एक देश विशेष में हुई है। ऐसी स्थिति में अब इसका क्या करना है, एक्सपोर्ट करना। एक कंट्री से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी। इसका मतलब एक समय वर्ल्ड का जो पूरा का पूरा लेबर क्लास होगा उसमें क्या होगी, क्लास कॉन्सियसनेस होगी। और पूरे लेबर्स मिलकर के क्या करेंगे, रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन कैसे करने वाले हैं, डायरेक्ट एक्शन के द्वारा। कैसे करने वाले हैं, डायरेक्ट एक्शन के द्वारा करने वाले हैं। किसके द्वारा, डायरेक्ट एक्शन के द्वारा काम होने वाला है यहां पे। और पहला जो स्टेप है आपका मार्क्सिज्म का, बोलो वो क्या है, डायरेक्ट एक्शन का। किसका है, डायरेक्ट एक्शन का। और फिर डायरेक्ट एक्शन लेकर के ये बुर्जुआइज को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे। और ये जो आपके सरबहारा हैं ये कैसा काम करने लगेंगे, कैसा करने लगेंगे, ये डिक्टेटर्स। किसका, डिक्टेटर्स का काम करेंगे। बात समझ पाए आप, है? ये किसका काम करने वाले हैं, यानी सत्ता और शासन किसके हाथ में आने वाली है, ये सरबहारा के हाथ में आने वाली। किसके हाथ में आने वाली है, बात समझ पा गए कि नहीं समझ पाए आप, नहीं समझ पाए? तो यहां पे ये सरबहारा के हाथ में सत्ता आने वाली है, क्योंकि अब ये रिवोल्यूशन करके वो किसको हटाने वाले हैं, जो कैपिटलिस्ट थे। कैपिटलिस्ट को हटा करके सत्ता को ये क्या करेंगे, अपने हाथ में रखेंगे।
मेरी बात आप सोच पाए? अब इन्होंने क्लास को खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया? क्लास को खत्म कर दिया। अब समाज में कोई क्लास नहीं रह गई। अब शासन किसका है? सर्वहारा का शासन है। और ये कैसा है? डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट हो गया। तो पहला जो मेथड्स था वो डायरेक्ट एक्शन का था। दूसरा जो था वो क्या हो गया आपका? डिक्टेटरशिप आपका, बोलो भैया, प्रोटेलिटेरिएट आपका हो गया। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है कि अब ये डिक्टेटरशिप जो चल रहा है, ऐसी स्थिति में अब किसी क्लास की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? और शासन को चलाने के लिए किसी स्टेट की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? तो जो थर्ड स्टेप है आपका वो क्या है आपका? स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। कैसी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी? स्टेटलेस हो जाएगी और क्लासलेस सोसाइटी होगी। मेरी बात आप सोच पाए? तो आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं आ पाई है कि जहां पे स्टेटलेस हो और क्लासलेस सोसाइटी हो। बोलो भैया। लेकिन पहला यानी मार्क्सिज्म का जो फर्स्ट लेवल ऑफ द मार्क्सिज्म है आपका, वो कौन सा है आपका? पहला फर्स्ट लेवल मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करोगे? रेवोल्यूशन के बाद डायरेक्ट एक्शन। फर्स्ट लेवल क्या था आपका? डायरेक्ट एक्शन। सेकंड लेवल क्या था आपका? सेकंड लेवल आपका क्या था? डिक्टेटरशिप का, यानी सर्वहारा आपका क्या हो गया है? डिक्टेटर हो गया। और तीसरा स्टेप जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? क्लासलेस एंड स्टेटलेस, यानी स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। मेरी बात आप सोच पाए? स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। अब जब स्टेट नहीं होगा, क्लास नहीं होगी, तो लोगों के बीच में क्या नहीं होगा? कोई फर्क नहीं होगा। जो हमारे साधन होंगे, संसाधन होंगे, उनके बीच में क्या होगी? सबकी उपयोगिता होगी, सबकी भागीदारी होगी, सबका उसमें शेयर होगा। बोलिए। और ऐसी स्थिति में ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या है आपकी? ये व्यवस्था आज तक संभव नहीं हो पाई, वर्ल्ड में कहीं पे नहीं हो पाई। और इसी को क्या कहा जाता था? थर्ड स्टेप ऑफ द मार्क्सिज्म को कम्युनिज्म क्या कहा जाता था? मेरी बात आप सोच पाए? नहीं समझ पाए है? तो क्या हो गया? सोशलिज्म हो गया, कम्युनिस्ट हो गया, और तीसरा कम्युनिज्म हो गया। क्लियर हुआ? तो सोशलिज्म क्या है? समाजवाद। समाजवाद में क्या है? उत्पादन के साधनों पर, जो आपके भौतिक संसाधन है, उन पर क्या होगा? सरकार का या समाज का या लोगों के हित के लिए उनका वितरण होगा, न्यायपूर्ण वितरण किया जाएगा। यह क्या था आपका? समाजवाद। समाजवाद के बाद क्या आता है आपका? मार्क्सिज्म। क्या आता है? मार्क्सवाद आता है। बोलो भैया। तो मार्क्सवाद क्या कहता है कि भाई देखो, समाजवाद तो मेरा भी कॉन्सेप्ट है, समाजवाद मेरा भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा जो समाजवाद प्राप्त करने का जो मेथड है वो रेवोल्यूशन है। क्या है? यानी ये क्रांति होकर के ही हो सकती है। इसके लिए मार्क्स ने कुछ बातें बताई, जरा देखिए। मार्क्स ने एक सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया। किसका दिया? सरप्लस वैल्यू। ये सरप्लस वैल्यू क्या थी? जरा देखिए। सरप्लस वैल्यू। और ये सरप्लस वैल्यू किसको मिल रही है? कैपिटलिस्ट को मिल रही है। किसको मिल रही है? सरप्लस जो वैल्यू है वो किसको मिल रही है? वो किसको मिल रही है? कैपिटलिस्ट को मिल रही है। जरा देखिए। मान लीजिए कि आपका रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल वो 10 रुपए का है। कितने का? 10 रुपए का। और इससे गुड्स बनाया गया और ये बिक रहा है 50 रुपए में। कितने रुपए में? तो इसको बनाने वाला कौन था? इसे बनाने वाला कौन था? लेबर था। कौन था? लेबर था भाई। श्रम किसने किया है? लेबर ने किया है। तो 10 रुपए की चीज को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया है? 50 रुपए में। मेरी बात आप समझ पाए? इससे जो बेनिफिट हुआ है, इससे जो मिला हुआ है, उसका अपना वेज मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? बोलो। क्या मिल गया? कहां से आ गए भाई? चलो आ जाओ इधर। ठीक है, चलो। तो अब यहां पे लेबर ने क्या कर दिया है? 45 रुपए की कीमत बढ़ा दी है। आपके रॉ मटेरियल्स में अपना परिश्रम लगा करके क्या बना दिया है? 45 रुपए बढ़ाई है उसकी कीमत। बोलो। और इसका जो बेनिफिट है, यानी जो इसकी सरप्लस वैल्यू है, वो किसके पॉकेट में जा रही है? कैपिटलिस्ट के पास जा रही है। इसका तो जो वेतन है वही देंगे आप। इसने जो काम किया है उसी काम के अकॉर्डिंग आप उसे देके क्या कर देंगे? आपने 5 रुपए उसे दे दिया। 5 रुपए आपने दिया। बोलो कितना पैसा इसमें इंक्रीज करा था इसने? 10 रुपए का रॉ मटेरियल था, 50 रुपए में बिकी है। 40 रुपए उसका उसका श्रम लगा हुआ है। ये उसी के श्रम से आया हुआ है। बोलो।
अपने परिश्रम से। तो 40 रुपए में आपने उसको कितना दिया है? 5 रुपए। 35 रुपए किसके पैकेट में चली जा रही है? मेरी बात आप समझ पाए? तो उसने कहा कि ये क्या है? कंसील लेबर है। और ये जो कंसील लेबर है वो कौन रख रहा है? वो कौन रख रहा है? वो कैपिटलिस्ट रख रहा है। क्या रख रहा है? कैपिटलिस्ट रख रहा है। और फिर उसने कहा कि इस कंसील्ड लेबर से इनकी स्थिति तो खराब कर ही रहा है, इसी का इन्वेस्ट करके वो दूसरे लेबर को भी फिर कहां लेके आ रहा है? इस एक्सप्लॉयटेशन में लेके आ रहा है। मेरी बात आप समझ पाए? ऐसी स्थिति में यहां पे एक तरफ क्या होने वाला है आपका? एक तरफ क्या होने वाला है? बुर्जुआइज तैयार होने वाला है, जो कुछ लोग हैं, और बाकी पूरा का पूरा समाज क्या होने वाला है? शोषित होने वाला है। बात समझ पाए? तो इसलिए इसने कहा कि ये जो सरप्लस वैल्यू है वो किसको मिलना चाहिए था? लेबर को मिलना चाहिए। कहां पे जाना चाहिए? इस वैल्यू को लेबर के पास जाना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में, हाँ हाँ ठीक है, एकदम सही, ठीक है, सही पकड़ रहे हो। तो ये जो आपकी जो सरप्लस वैल्यू है, ठीक है, वो आपके पास आनी चाहिए। ठीक है ना? यही देखो, भगत सिंह भी यही कहते हैं। भगत सिंह क्या कहते हैं? वो भी सोशलिस्ट थे ना? सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे, और उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में स्थापित किया। 28 में, बोलो भाई, एच आर ए 1924, एच आर ए जो है 1928, बोलिए। तो वो क्या थी? सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी। तो समाजवादी क्या थी? क्या कहता था कि ये बताइए कि जितनी भी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, जितनी भी अट्टालिकाएं खड़ी हैं, जितनी भी मशीन काम कर रही हैं, जितनी भी माइंस काम कर रही, जितनी भी फैक्ट्रियां काम कर रही, जितने भी फॉर्म्स काम कर रहे हैं, उस पर काम कौन कर रहा है? लेबर्स। सारा का सारा परिश्रम कौन कर रहा है? लेबर। और सबसे ज्यादा गरीब और निर्धन कौन है? लेबर। इसका मतलब कि यहां पे शोषण है। क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है। अदरवाइज ये सोशलिज्म कंट्री में हो ही नहीं सकता है। समाजवादी व्यवस्था क्या है आपकी? कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। स्टेट किसके लिए काम करेगा? वेलफेयर के लिए काम करेगा। किसके? पब्लिक के लिए, जो डाउन ट्रोडन है, जो डिप्रेस्ड हैं आपके, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो सामाजिक व्यवस्था अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं चल रही थी। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? नहीं आई? आ गई? पक्का? तो अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ये सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने? सरप्लस वैल्यू। और सरप्लस वैल्यू किसके पास जानी चाहिए? लेबर के पास जानी चाहिए। ठीक है? अब ये तो गई नहीं, इनका डिप्रेशन किया आपने। क्या किया? इनका ऑपरेशन किया आपने, ऑपरेस कर दिया। तो अब ये सेल्फ एलिनेशन हुआ। सेल्फ एलिनेशन के बाद क्या आया? इनका सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस आई। क्लास कॉन्शियसनेस आने के बाद से इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट एक्शन लिया। डायरेक्ट एक्शन लेने के बाद से ये क्या हो गए? डिक्टेटर्स हो गए। और डिक्टेटर्स होने के बाद इन्होंने क्या क्रिएट करना चाहा? क्लासलेस सोसाइटी। और क्या आपका, यानी हम क्लासेस समाप्त कर देंगे यार। जो ये हाई और लो, जो रिच एंड पुअर्स, जो आपके फ्यूडलिस्टिक्स और जो आपके पीजेंट्स हैं, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो खाइयां हैं, उसे हम समाप्त करेंगे। यानी हायरार्कीज को समाप्त करके हम क्या कराएंगे? एक इगैलिटेरियन सोसाइटी ले आएंगे। क्या लेके आएंगे? एक समतावादी समाज होगा, जहां पे संसाधनों पर सबका क्या होगा? शेयर होगा। बात समझ पाए आप? नहीं समझ पाए? तो दोनों का पर्पज जो है, मार्क्स का और सोशलिज्म का, मार्क्स का और सोशलिज्म का, दोनों का जो पर्पस था वो क्या था? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। हमारी बात आप समझ पाए? तो देखिए, ये जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म से जाना है, ये कहां पे जाना है? मार्क्स के पास तक। किसके पास तक जाना है? मार्क्स। लेकिन मार्क्स कहता है कि ये जो व्यवस्था आई है आपकी, कम्युनिस्ट व्यवस्था जो आई है, इसके पहले इन्होंने क्या कहा? सोशलिस्ट व्यवस्था आ जानी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ये इसको फॉलो करते हैं, मीन्स को लेते हैं। यानी डायरेक्ट कैपिटलिज्म से क्या नहीं बन सकता है? मार्क्सिज्म नहीं आ सकता है। बात समझ पाए आप? पहले क्या होगा? सोशलिज्म, फिर उसके बाद क्या होगा? मार्क्सिज्म, फिर उसके बाद क्या होगा? कम्युनिज्म। बात समझ पाए आप? पहला क्या? कैपिटलिज्म, पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था के अगेंस्ट क्या आएगा आपका? सोशलिज्म, समाजवाद आएगा। समाजवाद के बाद क्या आएगा? मार्क्सवाद आएगा। मार्क्सवाद के बाद क्या आएगा आपका? साम्यवाद, कम्युनिज्म आएगा। क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। मेरी बात आप समझ पाए? मैं आपको दो फर्क बता रहा हूं आपको, इनमें और इनमें क्या फर्क है। ये तो अंतर खूब समझ में आ गया होगा आपको। ये किसके इंटरेस्ट पर काम कर रही हैं? ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर काम कर रही हैं। किस पर काम कर रही हैं? इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर काम कर रही है। ये किस पर काम कर रही है? पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है। सोशलिज्म जो सोसाइटी है, वो किस पर काम कर रही है? समाज के हित के लिए काम कर रही है, लोगों के हित के लिए काम हो रहा है। बोलो यार,
ठीक है ना। और ये किसके लिए काम कर रहा है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट, अपने बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है। यहां पे ये डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड है। किस पर है? डिमांड एंड सप्लाई पर। और यहां पे जो प्राइस कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है? स्टेट। यहां पे प्राइस किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है? मेरी बात आप समझ पाए? यानी आज एमएसपी जो डिसाइड होता है वो कौन डिसाइड करता है? स्टेट इंटरवीन कर रहा है कि नहीं? गेहूं आपका इतने में बिकेगा, चावल आपका इतने में बिकेगा, धान जो है वो इतने में बिक रहा है, इसको कौन डिसाइड कर रहा है? तो कैपिटलिज्म जहां पे है वहां पे इसे कौन डिसाइड कर रहा है? यानी डिमांड एंड सप्लाई पर हो रहा है। यहां पे इनविजिबल हैंड से ये कंट्रोल हो रहा है मार्केट प्राइस, और यहां पे कौन है? स्टेट है। ये लेजर फेयर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। किस पर है? लेजर फेयर के। और ये सोशलिज्म में लेजर फेयर का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया है। यहां पे स्टेट जो है वो क्या कर रहा है? एक्टिवली काम कर रहा है, ये वेलफेयर का काम कर रहा है। मेरी बात आप सोच पाए? इसमें और इसमें अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कैपिटलिज्म में और इसमें अंतर समझ में आया? नहीं आया? पहला बताइए, पहला क्या अंतर बताया? कैपिटलिज्म जो है वो किसके लिए काम करेगा? इंडिविजुअल इंटरेस्ट में काम करेगा। सारी जो कैपिटलिस्टिक कंट्रियां हैं आप देख लीजिए, बोलिए वो किसके लिए काम कर रही हैं? अपने लिए काम कर रही हैं, अपने बेनिफिट्स में काम करेंगी। लेबर से उनका क्या लेना है? मतलब है नहीं मतलब है। दूसरा, ये डिमांड एंड सप्लाई पर, सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और उसी के आधार पर उसकी क्या होने वाली है? प्राइस। बोलो भाई, जिस गुड्स की और जिस कमोडिटी की डिमांड्स क्या हो रही है? बढ़ रही है, प्राइस क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ जाएगी। पेट्रोल की कीमत मार्केट में लेना शुरू कर दीजिए, देखिए अपने आप बढ़ती चली जाएगी, हाइक होती चली जाएगी। ऐसा हो है कि नहीं? जहां पे जिस चीज की डिमांड आप बढ़ा देंगे उसी चीज की क्या हो जाएगी? यानी सप्लाई को आप कांस्टेंट कर दें, डिमांड बढ़ा दे, प्राइस अपने आप हाइक कर जाएगी। बोलिए, अब ये छोटे लेवल से आप शुरू कर दीजिए। टमाटर का समय नहीं है, ऐसी स्थिति में टमाटर की सप्लाई हो नहीं पा रही है, डिमांड बढ़ गई है, और डिमांड बढ़ गई है तो प्राइस क्या हो जाएगी? 80 रुपए में आएगा, 180 रुपए तक के किलो में बिक जाएगा आपका। बोलिए, यही तो है। तो यहां पे कोई कंट्रोल नहीं है स्टेट का, यहां पे स्टेट का कंट्रोल है। धान कितने में बिकना है उसकी उसने प्राइस फिक्स कर दिया है, इससे ज्यादा प्राइस आप नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? और इस प्राइस में आपकी बिकनी चाहिए, आपकी उस मंडी में जाकर के। बोलो यार। चलिए, अब सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या फर्क है ये देख लीजिए, तो फिर मैं आता हूं आपके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर। ये जो सोशलिज्म है ये किस पर काम कर रहा है? और दूसरा क्या है आपका? बोलो भाई। मार्क्सिज्म। और ये क्या है आपका? सोशलिज्म। देखिए, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी है कि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, यानी सोशल वेलफेयर। किसके? सोशल वेलफेयर के लिए काम हो रहा है यहां पे। यहां और वहां दोनों में क्या है? सोशल वेलफेयर। बात समझिए। लेकिन ये जो सोशल वेलफेयर है, मार्क्सिज्म कहता है कि ये जो मेथड्स उसके पास आएगा वो कैसे आएगा? रेवोल्यूशन से। कैसे आएगा? रेवोल्यूशन से आएगा। और ये जो सोशलिज्म है, ये समाजवादी जो व्यवस्था है, ये कैसा कह रहा है कि ये जो व्यवस्था आने वाली है वो डेमोक्रेटिक तरीके से आएगी। कैसे आने वाली है? डेमोक्रेटिक। मेरी बात आप समझ पाए? डेमोक्रेटिक यानी कौन इन्वॉल्व है यहां पे? स्टेट। कौन इन्वॉल्व है? स्टेट जो है वो मींस यूज करके ये समतावादी समाज पैदा करेगा। बात समझ पाए आप? यहां पे क्या इन्वॉल्व है? वायलेंस। यहां पे क्या इन्वॉल्व है? वायलेंस इन्वॉल्व है। और यहां पे क्या है आपका? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहां पे वायलेंस और फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। मेरी बात आप समझ पाए? दोनों में फर्क समझ में आया? तो दोनों किसके लिए काम कर रहे हैं? समाज के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। दोनों क्या लाना चाहते हैं? इक्वालिटी को ले आना चाहते हैं, समतावादी समाज पैदा करना चाहते हैं। लेकिन एक का जो तरीका है लाने का वो क्या है? क्रांति। क्रांति से वो व्यवस्था पैदा हो सकती है। और दूसरे की व्यवस्था क्या है आपकी? लोकतांत्रिक पद्धति से, यानी पार्लियामेंट इस तरीके से कोई स्कीम बनाए, स्टेट लेजिस्लेचर इस तरीके का कोई लॉ बनाए, गवर्नमेंट इस तरीके से अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करे जिससे ये समतावादी समाज क्या हो जाए? बन जाए। मेरी बात आप सोच पाए? ये क्रांति के द्वारा नहीं, ब्लड रेवोल्यूशन के द्वारा नहीं, वायलेंस के द्वारा नहीं। क्लियर हो गई बात? नहीं हुई? तो मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में फर्क समझ में आया? नहीं आया? आ गया? तो अब देखिए, ये व्यवस्था ये 1848 में मार्क्स ने अपना एक साइंटिफिक सोशलिज्म पैदा किया था। क्या दिया था? 1848। कब की बात कर रहा हूं? 1848। और 1848 की बात समझिए कब की बात है? 1848 कुछ याद आ रहा है?
1848 में लॉर्ड डलहौजी आपके यहां काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? लॉर्ड डलहौजी जब आपके यहां काम कर रहा था तो उसने रेलवे आपके यहां 1853 में लाया लाया था। और उसी समय कार्ल मार्क्स वहां से लिखा था, क्या लिखा था? एक लेटर लिखा था। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अंग्रेज जो हैं, यानी क्या थे ये? अंग्रेज जो हैं, ये जो रेलवे की लाइन बिछा रहे हैं ना, ये किसके लिए? अपने बेनिफिट्स के लिए बिछा रहे हैं। कहने का मतलब उसके थॉट्स और उसके विचार जो हैं उस समय वही थे। बात समझ रहे हैं ना? यहां पे क्या चल रहा था? इंपेरियलिज्म था। यहां पे क्या था? कॉलोनियलिज्म था, है ना? उपनिवेशवाद था। कौन सा वाद था? उपनिवेशवाद था। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी ये जो कैपिटलिज्म का हाईएस्ट लेवल है वो क्या है आपका? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का जो हाईएस्ट लेवल है वो इंपेरियलिज्म है। क्या है? इंपेरियलिज्म। मेरी बात आप समझ पाए? और ये क्या है? उपनिवेशवाद है। कौन सी बात है? उपनिवेशवाद, इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद की व्यवस्था। और ये किसका है? कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म का कौन सा लेवल है? हाईएस्ट लेवल है। इसके बाद अब इसको क्या होने वाला है? अब इसके बाद इसको डिस्ट्रॉय होना है। ये जो व्यवस्थाएं हैं वो समाप्त होने वाली हैं। बात समझ रहे हैं आप? वो कैसे समाप्त होने वाली हैं यहां पे देखा जाएगा अभी। तो मेरा कहने का मतलब कि 1848 में आपके यहां लॉर्ड डलहौजी था और 1848 में इसने क्या दिया था? साइंटिफिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। और साइंटिफिक सोशलिज्म में इन्होंने बता दिया कि क्या बताया था? कि ये जो व्यवस्थाएं चल रही है ना उपनिवेशवाद की, ये व्यवस्था किस पर डिपेंड कर रही है? ये एक्सप्लॉयटेशन पर है। किस पर है? एक्सप्लॉयटेशन पर। देखिए, कैपिटलिज्म ने अपने फॉर्म को चेंज करा। कैपिटलिज्म ने क्या कर दिया? अपने फॉर्म को चेंज कर दिया। कैसे? जरा देखो। इनके यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, मशीन इनके यहां आ चुकी थी। और मशीन इनके यहां आ चुकी थी तो इनके यहां दो वर्ग बंट गए थे। और इनके यहां का जो लेबर की स्थिति थी वो क्या हो गई थी? एक्सप्लॉयटेशन चरम पे था। चलिए, तो अब इसने जो एक्सप्लॉयटेशन करा था अपने यहां के लोगों का, अब उनको छोड़ करके ये किधर मूव करने लगा? उपनिवेशवाद की तरफ। यानी अब अपनी कॉलोनीज में जाकर के इसने क्या करना शुरू कर दिया? एक्सप्लॉयटेशन। मेरी बात आप समझ पा रहे? अपने कंट्री के लेबर्स को छोड़ करके ये किधर चला गया? उपनिवेशों में चला गया। इंडिया में चला गया, अमेरिका में चला गया, चाइना में चला गया, श्रीलंका में चला गया, इंडोनेशिया चला गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? यानी अपनी कंट्री के लेबर्स को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब यहां से क्या जाने लगा? धन जाने लगा। पूंजी इसके पास कहां से जाने लगी? यहां से। यानी इसके जो कॉलोनीज थी वहां से पैसा जा रहा है। और उन पैसे से यहां की जो लेबर की जो कंडीशंस थी उसे कुछ वो अपलिफ्ट करने लगा। मेरी बात आप सोच पाए? समझिए, क्या करने लगा? अपलिफ्ट करने लगा। तो ये जो क्लास कॉन्सियसनेस थी इनकी, क्या थी? जो क्लास कॉन्सियसनेस थी, जो रेवोल्यूशन का जो एक्शन था उसे समाप्त कर दिया। मेरी बात आप सोच पाए? बोलिए, अदरवाइज ये क्या हो जाता? कैपिटलिज्म की धारणा ही समाप्त हो जाती। नहीं समझ पाए आप? क्योंकि ये रेवोल्यूशन होता, डायरेक्ट एक्शन होता, डायरेक्ट एक्शन होने के बाद से क्या होता? डिक्टेटरशिप क्रिएट होती, और डिक्टेटरशिप क्रिएट होती तो क्लासलेस सोसाइटी बनती, और क्लासलेस सोसाइटी होती तो पूंजीवादी व्यवस्था क्या हो जाती? धराशायी हो जाती सारी की सारी। लेकिन इसने अपने फॉर्म को ही चेंज कर दिया। वहां के लेबर को छोड़ा और छोड़ करके कहां पहुंच गया? कॉलोनी में। और यहां पे अब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया, और यहां से जो धन मिला उसे ले जाकर के कहां लगाने लगा? यहां पे अपनी कंट्री के डेवलपमेंट्स में और इनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अपलिफ्ट करने लगा। तो जो इनकी क्लास कॉन्सियसनेस क्रिएट हो रही थी रेवोल्यूशन के लिए, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। मेरी बात आप समझ पाए? वो रेवोल्यूशन हो नहीं पाया, और हो नहीं पाया तो पूंजीवादी व्यवस्था क्या रही? एज सच मेंटेन रही। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? अब मैं आपसे जो बता रहा था कि ये साइंटिफिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? 1848 में कार्ल मार्क्स ने दिया। किसने दिया? साइंटिफिक सोशलिज्म। बात समझ पाए आप? साइंटिफिक सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। बात समझ पाए? और इसकी बड़ी एक शानदार किताब है दास कैपिटल। क्या नाम है इनकी किताब का? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बात समझ पाए? तो बुक जो है इनकी वो दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है स्टेट के एग्जाम्स में। तो दास कैपिटल में इन्होंने इन सारी चीजों की व्याख्या करी।
क्लियर हो गया। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने, ये जो सरप्लस की थ्योरी है इसके बारे में उन्होंने बात करा, ये पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, बेकार है। 3 स्टेप उन्होंने बताया कि मार्क्सिज्म को कैसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, पहला डायरेक्ट एक्शन, दूसरा क्या है आपका डिक्टेटरशिप्स, और तीसरा जो है आपका क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई कि नहीं समझ में आई? बोलिए। अब देखिए मैं कहाँ की बात कर रहा हूं, ये जो थॉट्स था आपका, ये कहाँ फैला? आपका रशिया में 1917 में रेवोल्यूशन हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुई आपकी। रशियन जो रेवोल्यूशन हुआ कब हुआ था? कम्युनिस्ट विचारधारा। ऐसा कहा जाता था उनके समय में कि कार्ल मार्क्स जो है को, इनकी जो तुलना की जाती थी, कार्ल मार्क्स को प्रॉफिट मोहम्मद की तरह तुलना की जाती थी, जीसस क्राइस्ट की तरह इनकी तुलना की जाती थी। इतने बड़े फिलोसोफर, यानी वर्ल्ड लेवल पर इनके थॉट्स क्या हो गए? प्रिवेल कर गए। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पे वर्ल्ड लेवल पे इनके थॉट्स थे, तो इनकी विचारधाराएं कहां हुई? थ्रू आउट द वर्ल्ड फैली। तो रशिया में इस बात का फायदा किसने उठाया? लेनिन। बोलो भाई। और वहां पे 1917 का मतलब कब? जब आपके यहां चंपारण हो रहा है, चंपारण का विद्रोह हुआ है, और उस समय वहां पे क्या हुआ है? क्रांति हुई है। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ है? 1917 में हुआ है। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। बोलो भाई। और वहां पे लेनिन उसे क्या करता है? गाइड करता है। ठीक है, और उन्हीं लोगों को लेकर के क्रांति करता है, वहां के राजा को हटा करके उसने सत्ता को हासिल करा है। जो भी है पढ़ लीजिएगा आप। और ये क्या थॉट्स था? ये आपका कार्ल मार्क्स का थॉट्स था। किसका थॉट्स? कार्ल मार्क्स का थॉट था। बात समझ रहे हैं? तो अब मेरा सिर्फ ये कहने का कंसर्न है कि वहां पे कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जो बातें चल रही हैं, जो सोशलिज्म के थॉट्स आ रहे हैं, वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स में भी क्या है? शामिल है। बात समझ रहे हैं? 1915 में ही गांधी जी आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? आपके इंडिया में आ जाते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो गांधी का भी सोशलिज्म का थॉट्स है, और पूछा जाता है कि गांधी के थॉट्स में और कार्ल मार्क्स के थॉट में फर्क क्या है सोशलिज्म में? ये भी गांधीयन सोशलिज्म बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? यस, गांधीयन सोशलिज्म। तो गांधी जो है सोशलिज्म क्या था? ये भी क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी की बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? यस, ये भी किसके बारे में? क्लासलेस। और किसके बारे में? स्टेटलेस सोसाइटी। बात समझ पाए? और इसके लिए इन्होंने क्या कहा? ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया? ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया, न्यासिता का सिद्धांत दिया। किसका? कि स्टेट जो होगा वो क्या है? ट्रस्टी की भूमिका में रहेगा। कैसा रहेगा? ट्रस्टी की भूमिका में रहेगा। बात समझ रहे हैं? स्टेट के पास क्या है? मीन्स है। स्टेट वायलेंस क्रिएट करता है। स्टेट क्या करता है? वायलेंस क्रिएट करता है। और ऐसी स्थिति में संसाधनों का, जो भौतिक संसाधन या आपके प्राकृतिक संसाधन है, उनका न्यायपूर्ण वितरण नहीं हो पाता है। यानी स्टेट जो है एज अ एजेंट काम करने लगता है। किसके लिए? जो आपके कुछ एरिस्टोक्रेट्स हैं, यानी कुछ जो धनिक लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए वो पॉलिसीज बनाने लगता है, और उसके लिए वो फोर्स या वायलेंस यूज करके वो मोबिलाइज कर देता है। किसको? और ऐसी इसी में उन्होंने क्या कहा कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। बात समझ पाए? तो मार्क्स में और इनमें क्या है? इनमें सिमिलरिटीज है। मेरी बात आप समझ पाए? मार्क्स भी यही कह रहा है। मार्क्स क्या कह रहा है? कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? स्टेटलेस सोसाइटी। और गांधी भी क्या कह रहे हैं? कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि मार्क्स जो है इसको कैसे अचीव करना चाहता है? वायलेंस से। किसके थ्रू? वायलेंस के थ्रू प्राप्त करना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं कि गांधी जी इसे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? कैसा? नॉन वायलेंस से। कैसा? सत्य और अहिंसा इनका 2 पिलर था। बोलो भैया। तो हमारे यहाँ का जो सोशलिज्म है, गांधीयन जो सोशलिज्म है, वो किस पर बेस्ड है आपका? देयर आर 2 पिलर्स। द फर्स्ट वन इज सत्य, एंड दूसरा जो है वो क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। जबकि मार्क्स क्या कहता है? कि ये बात ऐसे संभव ही नहीं है, इससे संभव नहीं है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो गांधीयन का जो थॉट्स था, इसीलिए हमारे यहाँ का जो सोशलिज्म है वो क्या कहा जाता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ द गांधीयन एज वेल एज द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। गांधी और मार्क्स के
समाजवाद का क्या है, मिश्रित रूप है आपके यहां। मेरी बात आप समझ पाए? मिश्रित क्या है, ये दोनों थॉट समान है, बात समझ रहे हैं? ये कहां से ले लिया हमने, मार्क्स के ले लिया। और दूसरा ये आपका पार्लियामेंट्री मेथड्स जो है आपका, वो कहां से ले लिया है, गांधी के थॉट से ले लिया है कि ये जो तरीका हम लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, डेमोक्रेटिक। कैसे, डेमोक्रेटिक वे में लेके आएंगे। इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोसाइटी है आपके यहां। कैसी सोसाइटी है, सोशलिस्ट सोसाइटी है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब देखिए जरा, गांधी 1915 में आ गए हैं, 1917 में रेवोल्यूशन हो गया है, और ये जो है गांधी मार्क्स की विचारधारा को सही नहीं मानते हैं, लेकिन नेहरू जो है वो यूएसएसआर का जो कॉन्सेप्ट था उससे काफी प्रभावित है। मेरी बात आप समझ पाए? यानी वो भी अपने यहां क्या लाना चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था यानी पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं शामिल करना चाहते हैं अपने यहां। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, सोशलिज्म शब्द को लाना है, इस बात पर बहस चल रही है आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में। बोलो भाई। तो इस बात की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट है आपके यहाँ कि आपके यहाँ सोशलिज्म आए, तो उसको हमने शामिल नहीं करा। वर्ड सोशलिज्म वॉज नॉट इंट्रोड्यूस इन योर प्रियम्बल, ठीक है, एट दैट टाइम नहीं। लेकिन स्पिरिट में आपकी जो व्यवस्थाएं थी वो क्या थी, स्पिरिट जो थी आपके यहां वो कैसा था, सोशलिज्म का था। यानी हमने कैपिटलिज्म को नहीं फॉलो करा। सोशलिज्म की विचारधारा क्या है आपकी, मैंने क्या बताया, सोशलिज्म की विचारधारा क्या बता रहा हूं कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। और इसी सोशलिज्म के द्वारा हम क्या अचीव करेंगे, सोशल जस्टिस क्या प्राप्त करेंगे। यानी समाजवाद जो है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सामाजिक न्याय के द्वारा, आर्थिक न्याय के द्वारा, राजनीतिक न्याय के द्वारा समाजवादी व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं प्राप्त की जा सकती है। बोलिए। तो हमने जो सोशलिज्म अपने यहां फॉलो किया, कैपिटलिज्म को फॉलो नहीं करा। तो हमारे यहां सोशलिज्म को समझने के दो अर्थ हैं। एक तो विचारधारा के तौर पर, किसके तौर पर, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो मैंने आपको ये बता दिया, मार्क्स के थॉट्स क्या हैं, नेहरू के थॉट्स क्या है, राम मनोहर लोहिया के थॉट्स क्या हैं आपके, यानी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। और दूसरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, किसके पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपका क्या कहता है, यानी सोशलिज्म में कि जो संपत्ति है यदि उस पर नियंत्रण कुछ लोगों के हाथों में होता है तो ऐसी जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, पूंजीवादी व्यवस्था। और वह पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है किसके लिए काम करती है, अपने हित के लिए काम करती है। मेरी बात आप समझ पाए? पूंजीवादी व्यवस्था क्या है कि जो संपत्ति है उसका जो एकत्रीकरण होता है वो कहां पे होता है, कुछ व्यक्ति के हाथों में होता है, और वो किसके हित के लिए काम करते हैं, अपने हित के लिए काम करते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था है आपकी क्या कहलाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और दूसरा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है कि यहां पे जो संसाधन है, आय और संसाधन पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, कम्युनिटी का होता है, स्टेट का होता है। और यहां पे इनका जो उपयोग होता है, अप्रोप्रिएशन होता है, वो किसके वेलफेयर के लिए होता है, स्टेट के लिए होता है। मेरी बात आप समझ पाए? तो अर्थव्यवस्था के आधार पर दो तरीके से, पहला क्या, पहला कि जो संपत्ति पर जो नियंत्रण है, रिसोर्सेस पे जो कंट्रोल है वो किसका है, इंडिविजुअल का है। तो ये व्यवस्था क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी। और जब संपत्ति पर, फिजिकल रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है, स्टेट का है, किसका है, स्टेट का है। तो ये व्यवस्था आपकी क्या कहलाएगी, समाजवादी व्यवस्था। क्या कहलाएगी, मेरी बात आप सोच पाए? तो अर्थव्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो पूंजीवादी और समाजवादी दो व्यवस्थाएं हैं आपकी। तो जब आपके संसाधनों पर किसका नियंत्रण होने वाला है, इंडिविजुअल का है, कुछ लोगों का है, और वो अपने हित के लिए काम करते हैं, तो ये व्यवस्था क्या है आपकी, पूंजीवादी। जब आय पर और भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका है, राज्य का है, सरकार का है, और वो राज्य और सरकार जो है लोगों के हित के लिए काम करती है, कम्युनिटी के लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, तब ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। बात समझ पाए आप? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दो क्लियर हो गई आपकी। तो हमने इंडिया में अपने यहां कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी व्यवस्था है आपके यहां, यानी हम अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो ना हमने पूंजीवादी को अपनाया है, ना ही हमने पूरी तरीके से किसको अपनाया है, समाजवादी व्यवस्था। हमने किसको, मिक्स्ड इकोनॉमी है आपके यहां। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि कैपिटलिज्म एज वेल एज द सोशलिज्म। बात समझ पाए आप? एक तरफ कुछ संसाधनों पर जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा, राज्य का होगा, और कुछ संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा, इंडिविजुअल का होगा। कुछ
जो इंडिविजुअल्स है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे और बाकी जो स्टेट है वो पब्लिक वेलफेयर में काम करेगी। और ये दोनों व्यवस्थाएं जो है वो कैसे चल रही हैं, साइड बाय साइड पैरेलल चल रही हैं। क्लियर हुआ? मैं आपको इसका एग्जांपल दिया था कि मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज उन्होंने क्रिएट करके बैठा है, बोलो भाई, और दूसरी तरफ आपके यहाँ क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान है, भारत पेट्रोलियम है, आपके यहाँ एक पैरेलल व्यवस्था है। एक तरफ आपके यहाँ प्राइवेट बसेस चल रही हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और दूसरी तरफ आपकी गवर्नमेंट ऐसा वेलफेयर के लिए काम कर रही है। बोलिए, एक तरफ आपकी जो प्राइवेट कंपनी है और दूसरी तरफ आपकी क्या है, आपकी पब्लिक कंपनियां हैं। बोलिए, वेल है, गेल है, सेल है, ये क्या है आपकी, ओएनजीसी है, ये सब आपकी गवर्नमेंट कंपनियां। और दूसरी तरफ आपने क्या देखा है, प्राइवेट कंपनियां है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है आपकी जो चल रही है वो प्राइवेट कंपनी है, अडानी की जितनी कंपनी है वो क्या है आपकी प्राइवेट कंपनी है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो आपके यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वो अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जाता है। किसके, बात समझ पाए आप? इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में समाजवाद नहीं है हमारा। हमारा जो समाजवाद है वो कैसा है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर, एक आइडियोलॉजिकल थॉट्स है। क्या है आपका, आइडियोलॉजिकल थॉट्स है। और वो आइडियोलॉजिकल थॉट्स क्या है कि जो संसाधन है, क्या है, संसाधनों पर, जो संसाधन फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम्स है, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को ले आएंगे, एक समतावादी समाज को पैदा करेंगे। कैसा, समतावादी समाज को पैदा करेंगे। आपके यहां सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी ऐसी केसेस हैं जहां पे समाजवाद को डिफाइन करा। समाजवाद का अर्थ उन्होंने बताया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्या, कि समाजवाद का मतलब है कि इलिटरेसी को समाप्त करना, इलिटरेसी को समाप्त करना, पॉवर्टी को समाप्त करना, एजुकेशन को बढ़ाना, जो डिसेंट ऑफ लाइफ है, जो डिप्रेस क्लास है, जो पुअर क्लास है, जो लेबर क्लास है, उन्हें अपलिफ्ट करना, ये आपका समाजवाद है। सोशलिज्म मीन्स टू एरेडिकेट द इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड द डिजीज, ठीक है, ऑफ द पब्लिक्स। मेरी बात आप लोग समझ पाए? तो आपके यहां का समाजवाद क्या है जो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर रहा है? समाजवाद का मतलब क्या है, कि समाजवाद का मतलब है कि निर्धनता को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, अशिक्षा को समाप्त करना, यह समाजवाद है। समाजवाद का मतलब वेलफेयर। समाजवाद का क्या मतलब है, वेलफेयर। किसका, पब्लिक बीइंग का। कब होगा, जब इलिटरेसी समाप्त होगी, जब इंप्लॉयमेंट समाप्त होगा, जब पॉवर्टी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जब उनकी डिसेंट, जो डिसेंटफुल लाइफ है वो लीड करना स्टार्ट कर देंगे, जो लेबर क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास है, जो ऑप्रेस्ड है, वो आपका वेलफेयर है। और वेलफेयर क्या है, एक आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट है। किसका, सोशलिज्म का। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ही क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। क्या है, मेरी बात आप समझ पाए? यानी वेलबींग ऑफ द पीपल्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी इस माध्यम से वो क्या करने वाला है, प्राप्त करने वाला है आपके सोशलिज्म को। क्या प्राप्त करने वाला है, सोशलिज्म को प्राप्त करने वाला है, यानी इगैलिटेरियन सोसाइटी को प्राप्त करने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके यहां संपत्ति का सामाजिकरण करना समाजवाद नहीं है। संपत्ति का सामाजिकरण करना, संपत्ति का राज्य में निहित होना, यह क्या नहीं है आपका, यह समाजवाद नहीं। आपके यहां का समाजवाद क्या है, पब्लिक वेलफेयर। क्या है, पब्लिक वेलफेयर। और पब्लिक वेलफेयर में क्या होगा, जब अशिक्षा कम हो, क्या हो, अशिक्षा समाप्त हो, निर्धनता समाप्त हो, गरीबी समाप्त हो, रोग समाप्त हो, ठीक है, लोगों के साथ क्या हो, वेलफेयर हो, सोर्स ऑफ इनकम जो है और जो फिजिकल रिसोर्सेस हैं वो एक्युमुलेट ना हो, ओनरशिप जो है वो कंसंट्रेट ना हो, बात समझ रहे हैं, उनका साम्यपूर्ण वितरण हो, न्यायपूर्ण वितरण हो, ये आपके यहां का समाजवाद है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ। कहां पे, फिर से एक बार, अच्छा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बताया उन्होंने कि समाजवाद आपका मतलब, आपके यहां का समाजवाद का मतलब ये नहीं कि संपत्ति किसमें, संपत्ति पर कंट्रोल किसका हो, राज्य का हो, और राज्य क्या करे, वो पब्लिक वेलफेयर की। ये आपके यहां का समाजवाद नहीं है। अभी जो मैंने बताया वो आपके यहां का समाजवाद है कि आप क्या करिए, अपलिफ्टमेंट करिए, डिप्रेस्ड का, ऑप्रेस्ड का, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करिए, गरीबी को समाप्त करिए, अशिक्षा को समाप्त करिए। ये आपके यहां का क्या है, समाजवाद है।
ये माना जाएगा कि ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है। कैसी है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। यानी ये जो सोशलिज्म आप प्राप्त करना चाह रहे हो, किस मेथड से आना चाहिए? डेमोक्रेटिक मेथड से आना चाहिए। कैसा? वायलेंस से नहीं आना चाहिए, फोर्स से नहीं आना है। यहां पे कैसे आना है? डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक कैसे? इसका मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट ऐसी स्कीम बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे लॉज बनाए जिससे ये सब के सब क्या हो? इनका इंडप हो या इरेडिकेट हो। बात समझ पाए आप? नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, आपके यहां कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक मैंने कोई प्रोविजन आपको बताया नहीं, अभी तक सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है जो बैकग्राउंड है। तो मैंने आपको जो भी बताया वो 5 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। सबसे पहले की जो व्यवस्था थी वो क्या थी? कैपिटलिज्म की थी। कैपिटलिज्म के रिएक्शन में क्या है आपका? सोशलिज्म। कैपिटलिज्म जो है वो किस पर काम कर रहा है? लेजर फेयर के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। स्टेट का जो रोल है वहां पे न्यूट्रल है। स्टेट का जो रोल है वो नाइट वॉचमैन का है। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, आपके बिजनेस में वो इंटरफियर करने वाला नहीं है। जबकि सोशलिज्म जो है वहां पे स्टेट क्या करता है? इंटरवीन करता है। स्टेट जो है वो प्राइस को कंट्रोल करता है, मार्केट प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। कैपिटलिज्म में मार्केट प्राइस जो है वो कंट्रोल किससे हो रही है? डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म से। लेकिन आपके सोशलिज्म में जो व्यवस्था आ रही है वो किसके द्वारा आ रही है? ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है? किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा कंट्रोल हो रही है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अर्ली जो आपका सोशलिस्ट फेज था, रॉबर्ट ओवेन ने सोशलिज्म वर्ड को दिया और उन्होंने क्लास कोऑपरेशन की बात करी। किसकी बात करी? क्लास कोऑपरेशन की बात करी और को शेयर्स की बात करी। और ये चीजें जो है शेयर करके, कोऑपरेशन करके, और ये किसके थ्रू होंगे? स्टेट के थ्रू होंगे। अब ऐसी स्थिति में जो एक्सप्लॉयटेशन है उसे क्या करना है? कैपिटलिज्म में जो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था उसे समाप्त किया जाएगा। बोलो भाई, उसे समाप्त करना है। फिर उसके बाद क्या आता है? मार्क्स आता है। और मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने आप में क्या है? इसकी सोच और धारणा ही गलत है। ये कभी भी पब्लिक वेलफेयर के लिए सोच ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है? ये आपका इसके अंदर कौन सा सिंड्रोम है? एक्सप्लॉयटेटिव सिंड्रोम। ये क्या करने वाला है? सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करने वाला है, इसी पर बेस्ड है। और इसलिए ये व्यवस्था क्या है? बेकार है। और उसने कहा कि जो लेबर के अकॉर्डिंग उनके जो कंट्रीब्यूशन है उनके अकॉर्डिंग उन्हें पैसा मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। ये सरप्लस वैल्यू किसके पास जा रही है? कैपिटलिस्ट के पास जा रही है। और इसलिए जो समाज जो है वो दो वर्गों में बंट गया है। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। ये मार्क्स कहते हैं कि सारे देशों के जो सर्वहारा हो, सब लोग एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। किसके अगेंस्ट? बुर्जुआइज के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? बुर्जुआइज के अगेंस्ट। तो उसने इसी को क्या कहा? इसी को क्या कहा? क्लास कॉन्शियसनेस। तो जब लेबर्स के बीच में क्लास कॉन्शियसनेस आएगी तो वो क्या करेगा? क्रांति पैदा करेगा। और क्रांति करके वो किसको रिप्लेस करेगा? कैपिटलिस्ट को हटाएगा। और कैपिटलिस्ट को हटा करके क्या करने वाला है? खुद वो डिक्टेटर्स बनने वाला है। और डिक्टेटर्स बन करके अब वो क्या करने वाला है? प्रशासन को चलाने वाला है। ठीक है। और कैसा प्रशासन यहां पे चलने वाला है? क्लासलेस एंड स्टेटलेस। कैसा? और इस माध्यम से वो इगैलिटेरियन सोसाइटी बना रहा है। क्या बना रहा है? इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक समतावादी समाज। अब इसमें ऊंच नीच कोई नहीं है, रिच और पुअर कोई नहीं है, यहां पे एक्सप्लॉयटेटिव पर्सनालिटी कोई नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन किसी का नहीं हो रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई ऑपरेसिव नहीं है, सब कोई क्या है? समान है। मेरी बात आप समझ पाए? और ये क्या है? एक विचारधारा है। ये क्या है? एक आइडियोलॉजी है। बात समझ पाए आप? फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? सोशलिज्म में। तो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में एक ही फर्क है कि सोशलिज्म जो है वो किस तरीके से इन मीन्स को प्राप्त करना चाहता है? डेमोक्रेटिक मीन्स से। किस मीन्स से प्राप्त करना चाहता है? नॉन वायलेंस से। जबकि मार्क्स जो है वो इन्हें कैसे प्राप्त करना चाहता है? एनी मीन्स, कोई भी मीन्स हो सकता है, चाहे वो रिवोल्यूशंस का हो, चाहे वो ब्लड रिवोल्यूशंस का हो, चाहे फोर्स का हो, चाहे वायलेंस का हो, किसी भी तरीके से उसे वो क्या करना चाहता है? हासिल करना चाहता है। मेरी बात आप समझ पाए? लेकिन हमने अपने यहां क्या लाया? तो आपने आपके यहां यदि एक तो ये जो बातें मैं आपसे बता रहा हूं ये विचारधारा की बात है। क्या है? आइडियोलॉजीज के कॉन्सेप्ट है। और दूसरा क्या है आपका? ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था। पूंजीवादी वो व्यवस्था है जिस पर जो उत्पादन
और आय के जो साधन होते हैं उस पर नियंत्रण क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का होता है, और ऐसा व्यक्ति उस पर नियंत्रण करके अपने बेनिफिट के लिए काम करता है। जबकि समाजवादी व्यवस्था में जो प्रोडक्शंस हैं आपके, जो इनकम है, उस पर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, स्टेट का होता है। और स्टेट उन्हें क्या करता है, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए लगाता है। ये आपकी कौन सी व्यवस्था हो गई, समाजवादी व्यवस्था। लेकिन हमने जो अपने यहां यानी इंडिया में जो फॉलो करा वो कौन सा करा, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कैपिटलिज्म भी है आपके यहां है और क्या है आपका, सोशलिज्म भी है आपका। बात समझ पाए, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, यानी कैपिटलिज्म एज वेल एज द सोशलिज्म गो साइड बाय साइड्स एंड पैरेलल वे। क्लियर हुआ। तो ये क्या था आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था। फिर मैंने आपको बताया कि ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके यहां का समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि उत्पादन या इनकम के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण हो जाए। ये आपके यहां का समाजवाद नहीं है। आपके यहां का समाजवाद क्या है कि स्टेट जो है वो क्या करे, वेलफेयर करे। क्या करेगा, वेलफेयर करे। और ऐसी स्थिति में सोशल जस्टिस क्रिएट करे। क्या क्रिएट करे, सोशल जस्टिस क्रिएट करे। और वो कैसे होगा, वो आपका उनमें निर्धनता को समाप्त करे, अशिक्षा को समाप्त करे, गरीबी को समाप्त करे, बेरोजगारी को समाप्त करे, उनके बीच में बीमारियों को समाप्त करे, उनके जीवन स्तर को क्या करे, ऊपर करे। बात समझ पाए, ये आपके यहां का समाजवाद है। क्लियर हो गई बातें। ये DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में बताया। अच्छा, ये जो इगैलिटेरियन सोसाइटी जो हैं आपके यहां, आपके संविधान में ये आपका पार्ट 4 जो है, कौन सा पार्ट, पार्ट 4, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, उनमें ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो इस समाजवादी व्यवस्था को क्या करते हैं, प्रतिदर्शित करते हैं वहां पे। क्लियर हुआ। तो ये सारे प्रोविजंस हमारे यहां कहां है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, पार्ट 3 में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 एंड पार्ट 3 में ये दोनों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स आपस में मिल करके एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मेरी बात आप समझ पाए, किसका, समतावादी समाज। कैसा समाज, यानी आपके यहां का जो समाजवाद है, जो आपके यहां का सोशलिस्ट स्टेट है, वो कैसा होना चाहिए, इगैलिटेरियन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समतावादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस आधार पर, अर्थ के आधार पर, किस आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, किस आधार पर, रिच और पुअर के आधार पर, किस आधार पर, रेस के आधार पर, किस आधार पर, रिलीजन के आधार पर। मेरी बात आप समझ पाए, इनके बीच में क्या होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। और समता जो आय और उत्पादन के साधन है, उन आय और उत्पादन के साधनों का क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मेरी बात आप लोग समझ पाए। आर्टिकल जो है आपका कौन सा, आर्टिकल 17 आपने देखा है, ये क्या था, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी आप किसको समाप्त कर रहे हैं, एवोल्यूशन हो रहा है। किस बात का एवोल्यूशन हो रहा है, अनटचेबिलिटी का। इसका मतलब जो ऊंच नीच की भावना, हाई एंड लो का जो कॉन्सेप्ट था, जिसके आधार पर समाज आपका बटा हुआ था, समतावादी नहीं था, इसे समाप्त करेंगे आप। क्या करेंगे, इसे समाप्त करेंगे आप। आर्टिकल 18 के अंतर्गत यहां जरा देखो भैया, आर्टिकल 18 में किसकी बात करा है, आर्टिकल 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटिल। टाइटिल आप किसी को नहीं देंगे, किसको छोड़ करके, शिक्षा, एकेडमिक्स और मिलिट्री को छोड़ करके कोई भी टाइटिल नहीं दे देंगे। कोई उपाधि आप प्रदान नहीं करेंगे। यानी खान की पहले क्या दी जाती थी, खान की उपाधि दी थी, सर की उपाधि मिलती थी, नाइट की उपाधि मिलती थी, और किसकी, ठीक है, बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी। इन सारी उपाधियों को टाइटिल को नहीं देंगे। टाइटिल को देने के बाद से क्या मिलना था, प्रिविलेजेस मिलते थे। क्या मिलते थे इनको, प्रिविलेजेस मिलते थे। और प्रिविलेजेस मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी के बीच जो है वो क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये समतावादी समाज नहीं। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसके आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये क्या है, समतावादी समाज पैदा कर रहा है। कैसा समाज पैदा कर रहा है, समतावादी। अब जरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप देखो कि आर्टिकल 38 पढ़ते हो तो यहां पे क्या बता दिया गया है, वेलफेयर स्टेट। क्या बताया गया है, वेलफेयर स्टेट बता दिया गया सीधे सीधे, वेलफेयर स्टेट।
इसका मतलब क्या है कि स्टेट इस तरीके से एंडिएबर करेगा, इस तरीके से प्रयास करेगा कि जिससे वेलबींग और पब्लिक इंटरेस्ट क्या हो, सबसर्व हो। ये बात समझ पाया? जरा देखो 39 में आपने देखा है, क्या देखा है? 39 में आपने क्या देखा है कि जो आपकी वेल्थ है, क्या है? वेल्थ है, उसका कंसंट्रेशन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, ओन्ड नहीं होना चाहिए, किसी सिंगल हैंड में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ऐसी संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, ऐसे भौतिक संसाधनों का क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। यही तो समाजवाद है आपका। बोलो भैया। और ये बात आपकी कहां बताई गई है? 39 में बता दी गई कि जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको ओन्ड करना, उनको कंसंट्रेट करना क्या होगा? गलत होगा। उनका क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ठीक है, जस्टिफाइबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 30 और 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहा है। यानी अब आप देखिए, काम का अधिकार, हर व्यक्ति को काम देंगे आप, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट को समाप्त करेंगे आप। क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट को समाप्त करेंगे ना। मनरेगा लाए हैं आप, मनरेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपके यहां? बोलो भाई कि इतने दिन की मजदूरी पक्की है आपकी, काम मिले या ना मिले लेकिन उतना वेतन देगी। इसका मतलब क्या है? बेरोजगारी को समाप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? नए रोजगार लेके आ रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? इगैलिटेरियन सोसाइटी पैदा कर रहे हैं। जो कमजोर है, निर्धन है, गरीब है, उन्हें क्या कर रहे हैं आप? अशिक्षा, उनको राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या करेंगे? 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देंगे। बोलो भाई। तो अशिक्षा आप दूर कर रहे हैं, गरीबी आप दूर कर रहे हैं, रोजगार उन्हें प्रदान कर रहे हैं, काम उन्हें प्रदान कर रहे हैं। उनके मिनिमम वेजेस एक्ट आप लाए हैं। क्या लाए हैं आप? मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसे आप प्रोवाइड करेंगे। और ये कैसे कर रहे हैं आप? ला बना करके कर रहे हैं ना। पहले आपके यहां नरेगा एक्ट आया था, नरेगा को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? मनरेगा एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ला बना करके आप ऐसा काम कर रहे हैं, समतावादी समाज पैदा कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो ये है आपका समाजवाद, सोशलिज्म। क्लियर है? नहीं समझ में आया? डन।